तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 1 का जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इन सभी सवालों को जो है हम इस वीडियो में जानेंगे बच्चों। तो इससे पहले हमने आपको अध्याय 1, अध्याय 2 और तीसरे अध्याय के प्रश्नावली 3.1 से लेकर 3.4 तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहाँ जाकर जो है आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को समझना। तो बच्चों क्या कह रहा है प्रश्न 1 में कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, ठीक है, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से, ठीक है, मतलब ज्ञात करना है। तो वज्र गुणन विधि हम इस वीडियो पे सीखेंगे। तो इससे पहले हमने आपको ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दिया है। तो मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहें ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत ना हो बच्चों। तो सवाल क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों, तो रैखिक समीकरण ये जो है ना, जैसे x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0, ये जो दो समीकरण हम लोग लिखे हैं इसे ही कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जो है ना कौन सा हल है, ये अद्वितीय हल है या किस, मतलब इसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर इसका इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा तो उसे जो है हम लोगों को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमने आपको इस सब कंडीशन को बताया, लेकिन फिर हम यहाँ बता देते हैं कि अद्वितीय के लिए कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर कंडीशन ऐसा हो तो इसका हल होता है अद्वितीय, या a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन अगर ऐसा होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर सब बराबर हो जाए तो इनका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको ये चीज़ बता चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको बता दिए कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। अगर आपको ये 3 कंडीशन पता है तो आप बता सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म का जो है हल क्या एक अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको ये 3 कंडीशन पता रहेगा। ये तीनों कंडीशन अगर आपको पता है तो आराम से यहाँ बता सकते हैं कि कौन अद्वितीय है, कौन किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। और एक चीज़ बच्चों की, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0 होता है। फिर देखिए ऐसे लिखना है ax + by + c बराबर 0। इसी चीज़ को और एक बार लिख दीजिए ax + by + c बराबर 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2। इस तरह से जो है होता है किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ये इसलिए बता रहे हैं कि देखिए यहाँ जो समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में x का गुणांक क्या कहलाता है a1, और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या कहलाता है a2, और समीकरण 1 में y का गुणांक क्या कहलाता है b1, और समीकरण 2 में y का गुणांक कहलाता है b2। समीकरण 1 में c1 ये कहलाया तो ये c2 कहलाया। उसी टाइप से बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, तो 1 है, तो यहाँ a1 का मान 1 हो गया। फिर यहाँ जैसे कि x का गुणांक 3 है तो a2 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ y का गुणांक कितना है, -3, और यहाँ -3 क्या कहलाएगा, तो b1, और ये y का जो गुणांक -9 है ये क्या कहलाएगा, b2, और ये -3 क्या कहलाएगा, c1, और -2 क्या कहलाएगा, c2। तो इसलिए जो हमने आपको ये बताया कि किसको क्या कहेंगे। अगर ये नहीं जानेंगे तो पता कैसे चलेगा कि a1 का मान क्या है, a2 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, b2 का मान क्या है, c1 का मान क्या है, c2 का मान क्या है। क्योंकि वज्र गुणन विधि में जो है ये चीज़ अगर आपको पता ही नहीं है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है तो आपसे सवाल ही नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जो है वज्र गुणन विधि का भी हम इधर सूत्र लिख देते हैं, वज्र गुणन विधि का सूत्र। देखिए वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, लिखिएगा x/bc - bc, एक बार लिखे फिर एक बार लिख दीजिए y/ca - ca बराबर लिख दीजिए 1/ab - ab, मतलब x/bc - bc बराबर y/ca - ca बराबर 1/ab - ab। इतना लिखने के बाद क्या करना है, लिख दीजिए 12 21 12 21 और 12 21। ये फार्मूला हो गया वज्र गुणन विधि का।
ठीक है। तो इसी सूत्र के मदद से जो है हम लोग जो है इस समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर ये अद्वितीय हल होगा इसका तब करेंगे इस विधि से सॉल्व, ठीक है। तो इसको जांच करते हैं पहले। तो ये सब आपको पहले ही बता दिए, क्योंकि आपको अब जो सवाल बनाएंगे तो आपको दिक्कत उस पर नहीं होगा, ठीक है। तो इन सभी बातों को जो है आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो पहले इनको चेक करते हैं कि इसका हल कैसा है। तो लिखते हैं यहाँ जो है a1 कितना है, तो a1 है 1, a2 कितना है, a2 है 3, b1 कितना है, तो b1 का मान हो गया -3, और b2 कितना है, तो b2 हो गया -9, c1 कितना है, तो c1 हो गया -3, और c2 कितना है, तो c2 है -2। तो हमने जान गया कि किसका मान क्या है। अब हम लोग तुलना करके है जो ये स्थिति जांच करते हैं कि अद्वितीय है या अपरिमित या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इनके लिए क्या होता है, तो लिखेंगे, तुलना करेंगे हम लोग a1/a2। a1 का मान कितना है 1, बट a2 का मान कितना है 3, b1/b2। b1 कितना है -3, बटे b2 कितना है -9, -9 खत्म, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसका भी आया 1/3। अब करते हैं c1/c2। c1/c2, c1 कितना है, तो c1 का मान है -3, बट्टे c2 कितना है, c2 है -2, माइनस खत्म, आया कितना 3/2। तो a1/a2 का मान आ गया 1/3, b1/b2 का मान आ गया 1/3, लेकिन c1/c2 का मान आया 3/2। तो इन दोनों का मान आपस में बराबर है। a1/a2 और b1/b2 का मान देखिए 1/3, 1/3, ये दोनों का मान तो आपस में बराबर है, लेकिन इनका मान आपस में बराबर नहीं है। तो इन पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि चूंकि जो है a1/a2 बराबर है b1/b2 का, नॉट इक्वल टू है c1/c2 का, ठीक है। कैसा आया, a1/a2 बराबर है b1/b2 का, और नहीं है बराबर किसका, c1/c2 का। कंडीशन हुआ कैसा, ऐसा, और ऐसा कंडीशन के लिए क्या है, इसका कोई हल नहीं होगा। और यहाँ कहा गया था कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। तो इनको जांच करने पे प्राप्त हुआ कि इनका जो है कोई हल नहीं है। तो लिख देंगे इसीलिए इनका कोई हल नहीं है, ठीक है। इसका कोई हल नहीं है। अगर जैसे कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से सॉल्व करें। अगर इनका हल कैसा आता, ऐसा कंडीशन पे आ जाता, अद्वितीय आ जाता, तो इस समीकरण को हम लोगों को जो है वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना पड़ता है। यानी ये जो सूत्र लिखे हैं इनके मदद से इनको सॉल्व करते, लेकिन ये तो अद्वितीय हुआ नहीं है, तो इसलिए जो है इनको जो है हम लोगों को वज्रगुणन विधि से सॉल्व नहीं करना है एक नंबर को। अब सेकंड नंबर को भी चेक करेंगे, अगर वो निकलेगा तो उसे करना है, नहीं निकलेगा तो नहीं करेंगे। समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट जरूर करें बच्चों, ठीक है। तो अब सेकेंड नंबर को हम लोग देखते हैं। मिटाने वाला इधर उधर हो गया तो इसी से मिटा रहे हैं। चलिए अब सेकंड समीकरण को सॉल्व करते हैं। सेकंड समीकरण है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, ठीक है। ये सेकंड समीकरण है। अब इनको भी जांच करेंगे हम लोग कि इनका कैसा हल है, ऐसा कंडीशन है या ऐसा कंडीशन है या ऐसा कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सॉल्व लिख दीजिए पहले, उसके बाद लिखिए a1 कितना है, तो a1 है 2, और a2 कितना है, a2 है 3, अब b1 कितना है, b1 यहाँ y का गुणा कितना है 1, अब b2 कितना है, b2 है 2, और c1 कितना है, प्लस का 5 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -5, और c2 कितना है, प्लस का 8 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -8। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग जो है तुलना करते हैं, मतलब तो a1/a2, a1 कितना है, a1 है 2, बट a2 कितना 3, फिर b1/b2, b1 कितना है 1, बटे b2 कितना है 2, फिर c1/c2, c1 कितना है -5, बटे c2 कितना है -8, माइनस खत्म, कितना है 5/8। तो बच्चों देखिए a1/a2 का मान है 2/3 और b1/b2 का मान है 1/2। क्या a1/a2 का मान b1/b2 के मान के आपस में बराबर है क्या? ये 2/3 है और ये 1/2 है, क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ बराबर। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि a1/a2 है ना, नहीं है बराबर किसके, b1/b2 के। तो लिख देंगे चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 का। कंडीशन अगर ऐसा हो तो बताइए, अगर कंडीशन ऐसा है तो उसका कैसा हल होता है? तो उसका हल होता है अद्वितीय। और सवाल में कहा गया था अगर अद्वितीय हल होगा
तो उनको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करिए। ये तो अद्वितीय हल हुआ। अब इनको किन विधि से सॉल्व करेंगे? इनको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिख देंगे इसीलिए इनका क्या होगा, इनका एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए अद्वितीय हल है तो इनको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहले चारों समीकरण को देख लेते हैं किसका अद्वितीय हल है। उनके बाद हम लास्ट में जो है चारों में से अगर 2 ठो या 3 ठो जो भी निकले अद्वितीय हल की स्थिति में तो उनको हम वज्रगुणन से कर लेंगे। तो अभी पहले हम लोग जो है चारों समीकरण का चेक कर लेते हैं कौन है कौन नहीं है अद्वितीय हल की स्थिति में। ठीक है, चलिए अब थर्ड को जांच करते हैं। और मिटाने से पहले जो है आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा समीकरण क्या है? तीसरा समीकरण है बच्चों 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। इनको भी जांच करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है पहले तो सॉल्व लिख दीजिए, फिर लिखिए यहाँ a1 कितना है, a1 है 3, a2 है 6, अब b1 है कितना -5 और b2 है कितना -10 और c1 कितना है प्लस का 20 को बराबर को उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 20 और c2 कितना है प्लस का 40 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है, तो हम लोग जो है अब तुलना करके जांच करते हैं a1 बाय a2। तो a1 कितना है, a1 है 3 बट्टे a2 कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आया कितना 1/2। ठीक है, फिर अब करते हैं b1 बाय b2, b1 बाय b2। तो b1 है -5 बट्टे b2 है -10, माइनस माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना है 1/2। फिर अब जांच करते हैं c1 बाय c2, c1 कितना है -20 बट्टे c2 कितना है -40, तो माइनस माइनस खत्म, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो कितना है 1/2। तो a1 बट्टे a2 का मान भी 1/2, b1 बट्टे b2 का मान भी 1/2 और c1 बट्टे c2 का भी मान 1/2। मतलब कंडीशन ऐसा हो गया, चूंकि मतलब ऐसा हो गया a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 का बराबर है c1 बट्टे c2 का। अगर ऐसा कंडीशन हो तो कैसा हल होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और कहा गया था कि अद्वितीय होगा तो ही वज्रगुणन से हल कीजिए। तो यहाँ तो अद्वितीय होने के लिए तो ऐसा कंडीशन होता है, ऐसा कंडीशन पे दूसरा नंबर आया था। और देखेंगे कि चौथा होता है कि नहीं होता है। तो इनको लिख देंगे चूँकि a1 बाय a2 जो है बराबर है b1 बाय b2 क्या बराबर है c1 बाय c2 के, मतलब सब आपस में बराबर हुआ। तो इसलिए जो है ना इनका क्या होगा, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अब चौथा को चेक करते हैं। तो बच्चों हम इधर लिख लेते हैं। अभी दूसरा आया था, दूसरा नंबर का जो है आया था अद्वितीय की स्थिति में। और अगर चौथा भी अद्वितीय की स्थिति में आए तो वो 2 और 4 को जो है हम लोग वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें। अब चौथा देखें, चौथा क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, फिर 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इस पे a1 का मान क्या है, इसमें सॉल्व लिख दीजिए सबसे पहले। फिर a1 कितना है, a1 है 1, a2 कितना, देखिए a1 मतलब यहाँ कुछ ना क्या 1 है, a2 कितना है, a2 कितना 3 है, फिर b1 कितना है, b1 माइनस 3 और b2 कितना है, b2 भी माइनस 3 है, c1 कितना है, c1 माइनस 7 है और c2 कितना है, c2 माइनस 15 है। तो जिसका जो मान था उनको लिख दिए। अब इसको जांच कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a1 बाय a2, तो a1 का मान है 1 बट्टे a2 का मान है 3, फिर b1 बाय b2, b1 का मान है -3 बट्टे b2 का मान भी है -3, माइनस माइनस खत्म हो गया तो 3 खत्म, कितना 1, और c1 बाय c2, तो c1 का मान है -7 बट्टे c2 का मान है -15, माइनस माइनस कटा देंगे तो बचेगा 7 बट्टे 15। तो a1 बट्टे a2 का मान आया 1 बट्टे 3 और b1 बट्टे b2 का मान आया 1। तो क्या a1 बट्टे a2 का मान 1 बट्टे 3 और b1 बट्टे b2 का मान 1 क्या आपस में बराबर है, नहीं है। तो कंडीशन हो गया ऐसा, कंडीशन हुआ ऐसा, तो इसका हल होगा अद्वितीय। अद्वितीय हल होगा तो इसको भी जो है हम लोगों को वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। इसका मतलब जो दूसरा और चौथा दोनों जो है
हम लोगों का जो है अद्वितीय हल की स्थिति में है, तो इन 2 और 4 को वज्र गुणन विधि से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2, कंडीशन ऐसा हुआ तो इसीलिए जो है ना इनका क्या होगा, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा, सॉरी इनका अद्वितीय हल होगा, इसलिए इनका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो अब 2 और 4 को जो है हम लोग वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। तो लगभग हम लोगों ने आपको जो है इन सभी बातों को बता दिया, और 2-4 बार तुरंत बन जाएगा, कुछ देर और रुकिए वीडियो में क्लीन हो जाएगा। चलिए इनको मिटाते हैं। 2 और 4 को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना रहेगा। और बच्चों फाइनल एग्जाम में जो है प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसे जो है आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हल्का सा भी मतलब समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखें, तो जरूर है कि समझ में आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग दूसरा को और चौथा को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इसमें थोड़ा इंक का जो है कमी हो गया है। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक हो चुका है बच्चों, तो आप लोग जो है मन से पढ़ें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले याद कर लें, उसके बाद सब्जेक्टिव को भी एकदम याद करें। 2-3 महीना बचा हुआ है। चलिए इंक्यूबेटर आ गया। अब दूसरा इसका सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण था ये 2x + y बराबर 5, ये समीकरण 1 है। और क्या है 3x + 2y बराबर 8, ये समीकरण 2 है। तो बच्चों इनको जो है हम लोगों को किससे सॉल्व करना है, तो वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 2 है। a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 3 है। b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 1 है। b2 का मान कितना है, तो b2 का मान 2 है। और c1 कितना है, तो प्लस का 5 को बराबर के इस पर लेके आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। और c2 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 का a2 b1 b2 c1 c2 जिसका जो मान होता है उनको लिख दिए। अब जो है इनको वज्र गुणन से सॉल्व कर रहे हैं। तो वज्र गुणन विधि का बच्चों सूत्र क्या होता है, अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, x लिख दीजिए बट्टे bc माइनस bc बराबर लिख दीजिए y बट्टे ca माइनस ca बराबर 1 बट्टे ab माइनस ab लिख दीजिए। मतलब bc जैसे कि bc जाति नहीं होता है, bc1 bc2 इस तरह से, जैसे कि हम लोगों का जाति होता है BC1 BC2, उसी टाइप से x बट्टे BC याद रखिए। CA मतलब कैल्शियम, और AB से मेरा ही नाम याद रख लीजिए अभिषेक। देखिए BC मतलब जाति, और CA से कैल्शियम, AB से अभिषेक। ठीक है, तो जाति कैल्शियम अभिषेक ऐसे याद रखिए। x बट्टे BC माइनस BC बराबर y बट्टे CA माइनस CA बराबर 1 बट्टे AB माइनस AB। उनके बाद क्या करना है, यहाँ लगा दीजिए 12 फिर 21, अब 12 21 12 21। ठीक है, एक बार फिर लिखते हैं इनको तो आपको याद हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, कैसे लिखना है, लिखना है ऐसे, x लिख दीजिएगा बट्टे लिख दीजिएगा BC माइनस BC बराबर लिख दीजिएगा y बट्टे CA माइनस CA और बराबर लिख दीजिएगा 1 बट्टे AB माइनस AB। तो यही है द्विघात मतलब ये वज्र गुणन विधि का जो सूत्र है यही है, इसको लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए 12 21, फिर यहाँ भी 12 21 12 21, बस यही सूत्र है। इस पे जो है जिसका जो मान होता है उनको रखिए और हिसाब बना के रेडी कर लीजिए। ठीक है, तो लिख दीजिए x बट्टे b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है 1, तो लिख दीजिए 1, बीच में गुणन क्या है, गुना। अच्छा c2 का मान कितना है, c2 है -8, तो -8 लिख देंगे। और यहाँ माइनस है, माइनस लिख देंगे। b2 कितना है, तो b2 है 2, तो 2 लिख दीजिए, बीच में गुणन गुना। c1 कितना है, तो c1 का मान -5 है। मतलब देखिए x लिख दिए, b1 का मान जो था उनको लिख दीजिए, और b1 और c2 के बीच में कुछ नहीं ना गुना है तो गुना लिख दिए, और c2 का मान -8 था तो -8 लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए। b2 का मान b2 कितना 2 है, 2 लिख दिए, बीच में गुना। और c1 का मान -5 था तो -5 लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही बराबर क्या लिखेंगे, y बट्टे c1 कितना है, -5 लिख दीजिए, बीच में गुना क्या, गुना। a2 कितना है, तो a2 है 3, माइनस है माइनस लिख दिए, फिर ऐसे बढ़ा देंगे थोड़ा सा। c2 कितना है, तो c2 है -8 लिख देंगे। डबल चिन्ह एक साथ में तो एक में ब्रैकेट, फिर बीच में क्या है, गुना।
A1 कितना है, तो A1 हाँ A1 है 2, फिर लिखना है इसको। तो अब थोड़ा सा जो है इन बात को तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, तो इनको हम मिटा देते हैं। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, 1/A1, A1 कितना है, तो A1 है 2, इंटू B2 कितना है, तो B2 है 2, माइनस A2 कितना है, A2 है 3, बीच में गुना B1 कितना है, तो B1 है 1। बस इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x और y का मान आएगा, हो गया वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो करते हैं इनको सॉल्व थोड़ा सा। x बट्टे माइनस, देखिए यहाँ कुछ ना क्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 8 गुना 1 8 ही हो जाएगा, बराबर y है, y लिख दीजिए, सॉरी -8 लिखने के बाद प्लस माइनस माइनस का 8 लिख दीजिए, और फिर ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 पंचे 10। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, y बट्टे माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी प्लस का कितना 16, माइनस माइनस प्लस लिख दिए, और 8 दूनी 16 होता है, फिर बराबर है, बराबर लिख देते हैं, क्या है 1 बट्टे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3 है। ठीक है, बस क्या किए हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 गुना 8 होता है, बस जोड़ घटा गुना भाग कर रहे हैं, जो आप लोगों को पहले से पता है। तो देखिए या क्या लिख देंगे, x बट्टे -8 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, बराबर y बट्टे -15 प्लस 16 है, तो हो जाएगा प्लस का 1, बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 4 में 3 जाएगा, तो कितना होगा, तो 1 होगा। तो क्या कीजिए कि x बट्टे 2 को भी 1 बट्टे 1 के बराबर कर दीजिए, और y बट्टे 1 को भी 1 बट्टे 1 के बराबर कर दीजिए। तो लिख देते हैं, तो लिख देंगे x बट्टे 2 बराबर कितना, 1 बट्टे 1, और क्या लिखेंगे, और लिख देंगे y बट्टे 1 बराबर लिख देंगे 1 बट्टे 1। तो गुना करेंगे, 1 गुना x करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 गुना y करेंगे तो y हो जाएगा, बराबर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो लिख देंगे इसीलिए x बराबर x का मान, इसलिए x का मान मतलब 2, इसलिए y का मान कितना 2, तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1। तो बच्चों वज्रगुणन विधि बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में यहाँ से सवाल फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है दूसरा तो हो गया, अब चौथा को करेंगे, उसके बाद जो है वीडियो मतलब पूरा हो जाएगा क्लीन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। चलिए, फार्मूला को नहीं मिटाएंगे, क्योंकि फिर से हमको फार्मूला लिखना ही पड़ेगा। और मान को भी हटा देते हैं, B1 बट्टे B2 ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, फिर से खाली मान को बैठा देंगे उस पर। समीकरण को भी चेंज कर देते हैं। चौथा समीकरण, इनका भी अद्वितीय हल आया था, तो इनको भी करना पड़ेगा वैसे ही। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो इस समीकरण का भी जो है हमारा जो है क्या आया था, अद्वितीय हल आया था। तो इनको भी जो है हमें वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना था। तो लिख दिया समीकरण को, a1 का मान यहाँ कुछ न क्या है तो 1 है, a2 का मान क्या है तो 3 है, b1 का मान कितना है तो -3, b2 का मान कितना है, b2 का भी मान -3 है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार समीकरण को, x इंटू 3 माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y। ठीक है, और C1 कितना है तो C1 है -7 बटे C2 कितना है तो C2 है -15। तो जिनका जो मान होता है उनको लिख दीजिए। उसके बाद तो ये फार्मूला लगा दिए कि x बटे BC माइनस BC बराबर y बटे CA माइनस CA बराबर 1 बटे AB माइनस AB। अब लिख दीजिए x बटे B1 का मान कितना है तो B1 का मान है -3, बीच में गुना क्या गुना, देखिए B1 और C2 बीच में गुना, B2 C1 के बीच में गुना, इन सबों के बीच में क्या रहता है तो गुना रहता है। तो B1 का मान -3 और C2 का मान कितना है तो C2 का मान -15, तो -15 लिख दीजिए, माइनस लिख दिए। और B2 कितना है तो B2 है -3, डबल चिन्ह एक साथ में एक ब्रैकेट, बीच में गुना क्या है गुना लिख देते हैं। C1 का मान कितना है तो C1 का मान है -7। ठीक है, इनका हो गया। फिर बराबर क्या लिखेंगे y बट्टे C1 कितना है तो C1 है -7, बीच में गुना क्या गुना A2 कितना है तो A2 है 3, माइनस लिख दीजिए। C2 कितना है तो C2 है -15, डबल चिन्ह एक साथ में एक में ब्रैकेट, बीच में गुना क्या गुना A1 कितना है तो A1 का मान है 1। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे
बराबर लिखेंगे 1/A1। A1 कितना है, A1 है 1 इंटू B2। B2 कितना है, B2 है -3, ये माइनस है माइनस लिख देते हैं। A2 कितना है, A2 है 3, बीच में गुना B1 कितना है, तो B1 भी है -3। समझ में आया। जिनका जो मान होता है उनके जगह पर उनके मान को बैठा दिए हैं, बस इनको सॉल्व करना है। लिख देते हैं या x बट्टे माइनस माइनस प्लस 15 तिया 45 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस कर दिए, 15 तिया 45, फिर माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21 बराबर कितना, y बट्टे माइनस प्लस माइनस 7 तिया 21। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस का 15 गुना 1 करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 15 ही, बराबर कितना 1 बट्टे प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3 तिया 9। समझ में आया। देखिए x लिख दिए और बट्टे माइनस माइनस लिख दीजिए प्लस, अब 15 तिया 45 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21 बराबर लिख दिए y बट्टे माइनस प्लस माइनस का 7 तिया 21 और माइनस माइनस प्लस का 15 गुना 1 करेंगे तो प्लस का 15 बराबर बराबर लिख दीजिए 1 बट्टे प्लस माइनस माइनस का 3 गुना 1 3 और माइनस माइनस प्लस का 3 तिया 9। ठीक है, चलिए अब क्या लिख देंगे x बट्टे कितना, 45 में 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और देख लीजिए 45 में 21 जाएगा तो 4 2 मतलब 24, कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा बराबर y बट्टे माइनस 21 प्लस 15 है तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, बराबर कितना 1 बट्टे यहाँ 21 था, माइनस का 21 प्लस का 15 था इसलिए माइनस का 6 हुआ। इधर क्या होगा 1 बट्टे माइनस का 3 प्लस का 9 है तो प्लस का 6 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको भी x के बराबर कर दीजिए, इनको भी x के बराबर कर दीजिए, तो लिख देते हैं कितना x बट्टे 24 बराबर कितना 1 बट्टे 6, और क्या लिखेंगे y बट्टे माइनस 6 बराबर कितना 1 बट्टे 6। तो करते हैं 6 गुना x 6x बराबर 24 गुना 1 24, ये x बराबर क्या लिख देंगे 24 बट्टे 6, 6 एकम 6 6 चौके 24, इसलिए x बराबर कितना आ गया, तो x का मान 4 आ गया। और इधर करते हैं 6 गुना y 6y बराबर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 6 गुना 1 6, y बराबर क्या लिख देंगे माइनस 6 बट्टे 6, 6 एकम 6 6 एकम 6, इसीलिए y का मान कितना आ गया, तो 1 भाग 1 करेंगे तो 1 ही हो गया, ये माइनस को चिपका देंगे इसके साथ में, तो y का मान आ गया -1 और x का मान आ गया 4। समझ में आया आप लोगों को। तो यही है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पूरा इजी है बच्चों, बस वीडियो में आपको शुरू से अंत तक बने रहना था। और अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो, मतलब लगे कि डाउट लगे, तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखें तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 4 तथा y बराबर -1। अगर डाउट हो कि ये जो हम निकाले हैं कि x और y का मान सही है या गलत है, तो आप समीकरण में बैठा के देखें। अगर देखिए समीकरण क्या है, समीकरण है x माइनस 3y, -7 है ना, बराबर के उस पार भेज दीजिए -7 को, तो प्लस का 7 हो गया। इस साइड सॉल्व करने पे अगर यही 7 आ रहा है तो इसका मतलब हिसाब क्या है, बिल्कुल राइट है। तो x का मान कितना है, x का मान हमने 4 निकाला, माइनस से माइनस लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, बीच में गुना, y का मान कितना निकाले, तो y का मान -1 निकाले, बराबर उधर क्या है 7, तो 4 माइनस माइनस कितना प्लस 3 एकम 3, 4 3 कितना, देखिए इधर 7 है, 4 3 कितना 7 बराबर 7। इसका मतलब हिसाब जो है बिल्कुल राइट बना है बच्चों। अगर कहीं अभी भी कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।